अस्सलामुअलैकुम। आज हम HEC पास्ट पेपर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह ये 2019 का फुल पास्ट पेपर हम आज डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। याद रखें HEC पास्ट पेपर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाता है कि HEC पास्ट पेपर्स के ज़रिए से कि क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे। आपको ये एक अंदाज़ा लग जाता है, ठीक है। अब बेशक इसमें आपके पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि पहले इस तरह क्राइटेरिया नहीं होता था। तो आप इससे बेफ़िक्र हो जाएँ, आप आइडिया ले लेंगे कि किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, और अक्सर जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं। तो उस हवाले से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपने इस वीडियो को कंसंट्रेशन से देखना है, ठीक है। आप कोशिश करें पहले उसको खुद सॉल्व कर लें, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन फिर देख लें। आप इसको एज़ अ मॉक टेस्ट बना लें, ठीक है। फुल पास्ट पेपर भी हो जाएगा, आपका एक मॉक टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितना ये वीडियो लेंथी हो सकती है, लेकिन आप अपना कंसंट्रेशन जमाए रखें, इसका आपको फ़ायदा भी होगा, ठीक है। सबसे पहले जाते हैं, इंग्लिश का पोर्शन है हमारे पास पहला। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। चूज़ द अपोजिट, एंटोनिम्स हमने चूज़ करने हैं। तो याद रखें जो सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, इसमें इस तरह कोई टेक्निक नहीं होती कि आप उससे ये अंदाज़ा लगा सकें कि किस तरह इसका सिनोनिम क्या होगा और इसका एंटोनिम क्या होगा। ये सिंपली आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी वोकैबुलरी है, ठीक है। तो हम जाते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, बायलैटरल। आप इसके ऑप्शंस देख लें, इसका जो आंसर होगा उसको आप अपने जहन में बिठा लें। फिर इसका जो सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे उसके साथ आप कंपेयर करके अपने मार्क्स चेक कर लें। फिर बायलैटरल, बायलैटरल का आपने अपोजिट चूज़ करना है। इसके ऑप्शन है जॉइंट, रेसिप्रोकल, म्यूचुअल एंड ऑटोनोमस। तो देख लें, बायलैटरल इस तरह होता है कि जब दो फ़िरके बैठते हैं तो फिर वो एक डिसीजन वो डिसाइड कर लेते हैं, तो उसको हम बायलैटरल कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके जो सिमिलर मीनिंग्स हैं उसमें जॉइंट, रेसिप्रोकल तो बिल्कुल इसका सेंस इसके साथ नहीं बनता। म्यूचुअल एंड जॉइंट जो है वो बायलैटरल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन ऑटोनोमस जो होता है ना, वो आज़ादाना जो कोई फ़ैसला लेता है, तो उसको हम ऑटोनोमस कहते हैं। तो इसका एंटोनिम जो है वो ऑटोनोमस बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिटेंशन। अब डिटेंशन का आपने अपोजिट चूज़ करना है। तो डिटेंशन कहते हैं अपने पास किसी चीज़ को रखना ज़ोर ज़बरदस्ती से, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शंस दिए गए हैं, कस्टडी, एप्रीहेंशन, लिबरेशन एंड लास्ट में कन्फाइनमेंट। तो आप ऑप्शंस देख लें, उसमें कस्टडी, एप्रीहेंशन एंड कन्फाइनमेंट, इनका सिमिलर मीनिंग है। इसका मतलब है अपने पास रखना ज़ोर ज़बरदस्ती या जबर के साथ, ठीक है। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन, लिबरेशन, ठीक है, आज़ाद करना। डिटेंशन मीन पास रखना, बंद रखना, और लिबरेशन मीन आज़ाद करना, ठीक है। इसका अपोजिट मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 है एमेच्योर। एमेच्योर किसे कहते हैं? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, स्लोपी, अप्रेंटिस, नोविस एंड प्रोफेशनल, ठीक है। जो एमेच्योर होता है ना, आप अगर इसकी डिक्शनरी में मीनिंग चेक कर लें या गूगल कर दें इसको, तो आपको देगा कि मतलब इस तरह स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई दूसरी इस तरह एक्टिविटी जिसमें आपको पेमेंट ना होती, अनपेड जो होती है, उसको हम एमेच्योर कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो है जो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा वो आपके पास प्रोफेशनल बनेगा, क्योंकि एमेच्योर जो होगा वो अनप्रोफेशनल, ठीक है, उसमें आपके पास प्रोफेशनलिज्म नहीं होगी। इसी तरह स्लोपी, अप्रेंटिस एंड नोविस, ये इसी एमेच्योर के साथ सिमिलर मीनिंग है, तो इसका ऑपोजिट जो होगा वो प्रोफेशनल बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट मतलब आमना सामना करना, ठीक है, जंग के वक्त आमना सामना करना। इसके ऑप्शन हैं प्रोवोक, इवेड, सी ऑप्शन है डिफाई एंड लास्ट में एंटागनाइज, ठीक है। तो कन्फ्रंट मीन सामना करना, जो आपकी हमला आवर टेक्निक होती है, ठीक है। आप डिफेंड करने की बजाय आप उसको हमला उसके ऊपर करते हैं, तो उसको हम कन्फ्रंटिंग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन प्रोवोक, इवेड, डिफाई एंड एंटागनाइज, ठीक है। तो प्रोवोक, इवेड एंड लास्ट में जो डिफाई है, ठीक है ना, और एंटागोनाइज, इनमें आप देख लें, इवेड जो होता है ना, इवेड इसका मतलब होता है अवॉइड करना, ठीक है, यानी आप उसमें हिफाजती टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। तो जो प्रोवोक, डिफाई एंड एंटागोनाइज है, उनका सिमिलर मीनिंग होगा, इवेड बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है सीज। सीज भी हमला करने को कहते हैं, जहाँ पर आप जंग के वक्त जब एक ग्रुप जो होता है दूसरे ग्रुप को बाउंड कर लेता है, तो उसको हम सीज कहते हैं। इसको ऑप्शंस देख लेते हैं, सूद, ब्लॉकेड एंड बीसेट एंड लास्ट में है ऑब्स्ट्रक्शन। तो आप देख लें, ब्लॉकेड, बीसेट एंड लास्ट में जो ऑब्स्ट्रक्शन है, इनकी सिमिलर मीनिंग्स हैं। तो ये एलिमिनेशन के जरिए आप भी कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन सूद बनेगा। सूद विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन बेइज्जती करना, ठीक है।
अब आप देख लें इस तरह मीनिंग्स देख लें, इसके अंदर चेक कर लें आप। ऑप्शन ए है एम्बेरसमेंट, ऑप्शन बी है इंडिग्निटी, सी डिसग्रेस एंड डी है स्टीम। अब स्टीम सबको पता है सेल्फ रिस्पेक्ट को कहते हैं, इज्जत को स्टीम हम कहते हैं, ठीक है। तो जो पहले तीन ऑप्शंस हैं एम्बेरसमेंट, इंडिग्निटी एंड डिसग्रेस, ये सिमिलर मीनिंग्स रखते हैं, ह्यूमिलिएशन के साथ ये सिमिलर मीनिंग्स हैं इनकी। तो स्टीम विल बी द अपोजिट ऑफ ह्यूमिलिएशन। क्वेश्चन नंबर 7 है रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट के ऑप्शंस दिए गए हैं, रेडुलेंट, सजेस्टिव, ऑब्वियस एंड सिमिलर, ठीक है। रेमिनिसेंट किसे कहते हैं? इस तरह कोई चीज़ जो आपको किसी पास्ट में किसी चीज़ की याद दिलाए या किसी इवेंट की याद दिलाए, उसको हम रेमिनिसेंट कहते हैं। तो ये सजेस्टिव देखें, इसके ऑप्शंस क्लियर नज़र आ रहे हैं, इनके सिमिलर मीनिंग है। इसी तरह रेडुलेंट भी इसका सिमिलर है, और जो सिमिलर है वो तो आपको पता ही है, रेमिनिसेंट आपको सिमिलर चीज़ें बताता है। तो इसका ऑपोजिट मीनिंग जो होगा वो ऑब्वियस होगा, ऑब्वियस यानी क्लियर होगा, आपको बिल्कुल ये माइंड में क्लियर पिक्चर आएगा कि वो, लेकिन जो रेमिनिसेंट है वो आपको एक आइडिया देंगे, सजेस्टिव होंगे। तो ऑब्वियस इज हियर द अपोजिट ऑफ रेमिनिसेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है सिलेक्ट द सिनोनिम्स। देखें अब आपने सिनोनिम्स चूज करने हैं, इनमें से जितने भी आगे क्वेश्चंस आएंगे। पहला है डाइकोटोमी। डाइकोटोमी किसे कहते हैं? डाइकोटोमी कहते हैं कंपैरिजन को, ठीक है। कंपैरिजन जब हम करते हैं उसे हम डाइकोटोमी कहते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं कंट्रास्ट, विलिंगनेस, इंक्लिनेशन एंड लास्ट में डिस्पोजिशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कंट्रास्ट है, ठीक है। कंट्रास्ट जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम डाइकोटोमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक पर्सनालिटी जिसे हम कहते हैं कायद आज़म है प्रेगमेटिक पर्सनालिटी। तो इसका मतलब है प्रेगमेटिक जो रियल वर्ल्ड के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, वो आइडियलिस्टिक नहीं सोचता, ठीक है ना। वो इस तरह नहीं होता कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में रहता है, वो वर्ल्ड ऑफ रियलिज्म में रहता है, उसको हम प्रेगमेटिक पर्सनालिटी कहते हैं। तो आप देख लें इसमें क्लियर नज़र आ रहा है, प्रेगमेटिक रियलिस्टिक को कहते हैं। और ऑप्शन ए आइडियलिस्टिक, इरेशनल एंड इलॉजिकल, ये मतलब इनके सिमिलर मीनिंग्स हैं, मतलब ये तीनों के। तो इसका जो प्रेगमेटिक के साथ जिस सिनोनिम होगा वो रियलिस्टिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है सैंक्टिटी। सैंक्टिटी मतलब आपको पता है, इसको परहेजगारी को कहते हैं। तो ऑप्शन ए है हॉलीनेस, बी है मैलिस, सी ग्रीड एंड लास्ट में हेट्रेड। मैलिस भी नुकसान पहुंचाने को कहते हैं, ग्रीड जिसमें ग्रीड जो लालच है वो उसमें भी दूसरों का बुरा होता है, हेट्रेड नफरत को कहते हैं। तो इनके सिमिलर इन तीनों की मीनिंग्स हैं। तो इसका जो सैंक्टिटी यानी परहेजगारी के साथ जो सिनोनिम होगा वो हॉलीनेस बनेगा, ठीक है। उसके बाद है हीनियस। हीनियस अब डिक्शनरी में आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, डिक्शनरी आप अच्छा सर्च करें। हीनियस जो है इसके ऑप्शंस देख लें, ऑडियस, हॉरिबल, ग्लोरियस एंड लास्ट में फ्लैग्रेंट। तो हीनियस सिंपली ऑडियस को कहते हैं, ठीक है। आपको सिनोनिम्स में मिल जाएगा। ये देखें, आपको मैंने पहले बताया कि सिनोनिम एंटोनिम्स जो है वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करते हैं कि आपके पास कितनी वोकेबुलरी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा वोकेबुलरी आपके पास होगी उतनी आपके पास सिनोनिम एंटोनिम क्वेश्चंस ईजी आपको लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है रिपल्सिव। रिपल्सिव किसे कहते हैं? मतलब जो बुरा लगता हो आपको, ठीक है, आपकी उसके साथ कोई लगाव ना हो। तो जिसमें ऑप्शंस देख लेते हैं, अट्रैक्टिव, अगली, सी है माइल्ड एंड लास्ट में है विलिंगनेस। तो रिपल्सिव अगली को कहते हैं, ठीक है। सिमिलर इसका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 13 है कर्टेल। कर्टेल किसे कहते हैं? कम करना, शॉर्ट करना। तो इसके ऑप्शंस हैं एम्पलीफाई, ब्रॉडन, रिस्ट्रेन एंड एक्सटेंड। तो आप देख लें इसकी जो कर्टेल के ऑपोजिट मीनिंग एलिमिनेशन के जरिए से देख लें, तो एक्सटेंड भी बढ़ाना होता है, ब्रॉडन भी बड़ा करना होता है, एम्पलीफाई भी बड़ा करने को कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रिस्ट्रेन बनेगा। तो कर्टेल मीन्स रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 14 है देयर वाज डैश एंगर इन हिज वॉइस दैट आई रैन अवे। मतलब इसमें आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा, देयर वाज मच एंगर, सो मच एंगर, टू मच एंगर या फिर सो एंगर। तो आप देख लें इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सो मच एंगर। देयर वाज सो मच एंगर इन हिज वॉइस दैट आई रैन अवे। क्वेश्चन नंबर 15 है देयर इज नो ग्लोरी इन वॉर। फिर डैश है द ब्लड इट डैश। देयर इज नो ग्लोरी इन वॉर थिंकिंग द ब्लड इट डिमांडिंग, ये गलत है, ठीक है। इसके कोई मतलब ग्रामेटिकली ये गलत बन जाता है। फिर है देयर इज नो ग्लोरी इन वॉर कंसिडरिंग द ब्लड इट शेड्स, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल फिट होता है ये। तो ऑप्शन बी कंसिडरिंग एंड शेड्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है टू डैश योर सेल्फ फ्रॉम द डैश वेयर वार्म क्लॉथ्स।
अब देख लें आप, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड वियर वार्म क्लॉथ्स, टू प्रोहिबिट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट वियर वार्म क्लॉथ्स। इसका तो सेंस ही नहीं बनता। अगर आपने गर्मी से अपने आप को बचाना होगा तो आप वार्म क्लॉथ्स क्यों पहनेंगे। फिर है टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द हीट वियर वार्म क्लॉथ्स, इसी तरह इसका भी सेंस नहीं बनता है। टू सफ़र योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड वियर वार्म क्लॉथ्स, तो देखें ये भी गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन ए बनेगा, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड वियर वार्म क्लॉथ्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, वॉर्स यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम डैश अमंग पार्टीज, ये पार्टी नहीं है पार्टीज है, इन्वॉल्व्ड इन अ फेलियर टू डैश देम पीसफुली। वॉर्स क्यों हमारे पास बनते हैं, तो देख लें, वॉर्स यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम डाउट्स, डाउट से तो बिल्कुल बनते हैं, तो लेकिन इसमें फेलियर टू डिस्पेल देम से गलत बन जाता है। तो वॉर रिजल्ट फ्रॉम हॉस्टिलिटीज़, बिल्कुल हॉस्टिलिटीज़ से भी बन सकता है, लेकिन इसमें डिबेट नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास खाली जगह दिया गया है। तो फ्रस्ट्रेशन एंड अंडरस्टैंड का देख लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन से भी बन सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नहीं बनेगा। लास्ट में डिसएग्रीमेंट्स एंड रिजॉल्व, ठीक है ये सही है। वॉर्स यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम डिसएग्रीमेंट्स अमंग पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन अ फेलियर टू रिजॉल्व देम पीसफुली, मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो डिसएग्रीमेंट्स बनते हैं, उसको आप जब रिजॉल्व नहीं कर सकते पीसफुली, तो तब आपके पास वॉर्स जन्म लेते हैं, जनरेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फोर इंडिपेंडेंट डैश टेस्टिफाइड टू सीइंग हिम एट द सीन ऑफ क्राइम। तो यहाँ पर देख लें, इंडिपेंडेंट विटनेसेस, पर्सन, स्पेक्टेटर्स एंड लास्ट में व्यूअर्स। तो देख लें, जब जहाँ पर क्राइम होता है वहाँ पर उसके साथ फिर विटनेस लगता है, ठीक है, वो बंदा विटनेस होता है, ठीक है, वहाँ पर वो शायद होता है उस एक्टिविटी में, वो उसकी शहादत फिर पेश करता है। तो पर्सन हम नहीं कह सकते, स्पेक्टेटर तमाशाई को कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैच हो रहा होता है तो उसमें जो लोग होते हैं वो स्पेक्टेटर्स होते हैं। व्यूअर्स, जिस तरह अब आप चैनल देख रहे हैं तो आप व्यूअर्स हैं, ठीक है, तो ये विटनेस इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। फोर इंडिपेंडेंट विटनेसेस टेस्टिफाइड टू सीइंग हिम एट द सीन ऑफ क्राइम। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्रग्स एंड अल्कोहल्स डैश टुगेदर टू डैश द रिस्क ऑफ कैंसर इन बोथ मैन एंड वुमेन। तो ड्रग्स एंड अल्कोहल रिजल्ट टुगेदर, ये बिल्कुल नहीं बन सकता। मिक्स टुगेदर टू रिस्क, ये भी नहीं हो सकता, रिस्क डबल दफ़ा नहीं आ सकता। ड्रग्स एंड अल्कोहल्स एक्ट टुगेदर टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर इन बोथ मैन एंड वुमेन, ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द डैश वर्ड्स ऑफ मदर confronted the dash child। अब किस तरह के वर्ड्स ने जो मदर के वर्ड्स थे उसने चाइल्ड को कन्फ्रंट कर दिया, ठीक है, कन्फ्रंट मतलब उसको एजिटेट करना। द डैश वर्ड, द हार्श वर्ड्स ऑफ मदर कन्फ्रंटेड द नॉटी चाइल्ड, ये तो हमें करेक्ट फिलहाल लग रहा है, लेकिन देख लेते हैं, द स्वीट वर्ड्स नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पर कन्फ्रंटिंग हो रही है, तो ये गलत होगा। फिर है द सूथिंग वर्ड्स ऑफ मदर कन्फ्रंटेड द डिसअपॉइंटेड चाइल्ड, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कन्फ्रंटेड के साथ आप डिसअपॉइंट नहीं लगा सकते, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ठीक है, द हार्श वर्ड्स ऑफ मदर कन्फ्रंटेड द नॉटी चाइल्ड, ठीक है। फिर जाते हैं केमिस्ट्री की तरफ। 20 क्वेश्चन हमने इंग्लिश के देख लिए, केमिस्ट्री के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन यूज्ड फॉर मेकिंग आइसक्रीम विद द यूज़ ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखें आप, जो हम आइसक्रीम्स बनाते हैं उसमें यह होता है कि जो आइसक्रीम होता है वो जल्दी से आपके पास नहीं बनता है, ठीक है, तो इसमें आप NaCl डालते हैं, सोडियम क्लोराइड। उससे ये होता है कि आपके पास लोअरिंग इन द फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। वैसे हमारे पास आइस का जो फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जब आप उसमें सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं तो फिर आपके पास लोअरिंग हो जाती है इसकी फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का। तो इसका हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि जब आप एक नॉन वोलेटाइल ऑब्जेक्ट किसी सोल्यूशन में डालते हैं तो इससे फिर उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होती है उसमें लोअरिंग आती है, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आता है, और जो मेल्टिंग पॉइंट होती है उसमें लोअरिंग होती है, कम होती है, ठीक है, जिसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव द हाईएस्ट वेपर प्रेशर देन दैट ऑफ वाटर।
किसका सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। वेपर प्रेशर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट्स आपको आते होंगे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर किसका वाटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका देख लें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथानॉल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको मतलब कुछ पॉइंट्स याद हो तो इसका आपको लग जाएगा कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथानॉल हैज़ हायर वेपर प्रेशर देन दैट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन अल्कोहल। अल्कोहल में कौन सा ऑब्जेक्ट सॉल्युबल नहीं है। तो आपको ने पढ़ा होगा कि लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है, वो वाला जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो इसमें देख लें KCl जो है वो भी पोलर है और अल्कोहल भी पोलर है, ये बिल्कुल डिजॉल्व होता है। यूरिया भी डिजॉल्व होगा, एसीटोन भी है। तो ईथर जो है, ईथर आपने पढ़े हैं, ये नॉन पोलर सब्सटेंसेज है। तो अल्कोहल पोलर है, इसमें डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्जुगेट सोल्यूशन। इसमें कौन सा कॉन्जुगेट सोल्यूशन नहीं है। कॉन्जुगेट सोल्यूशन कब बनता है, जब आपके पास एक हाईली पोलर ऑब्जेक्ट होता है और इसमें एक स्लाइटली पोलर होता है, ठीक है। आप देख लें, ईथर प्लस वाटर, फिनोल प्लस वाटर, निकोटीन प्लस वाटर एंड लास्ट में इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है। अब देखें जो डी ऑप्शन आप कंसिडर करें, इथेनॉल प्लस वाटर। इथेनॉल आपके पास है स्लाइटली पोलर है, ठीक है, वाटर मोर पोलर है। तो इन इथेनॉल और वाटर से आपके पास कंजुगेट सोल्यूशन नहीं बनेगा। बाकी जो आपके पास ईथर वाटर सिस्टम है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, फिनोल वाटर सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है, इसके साथ निकोटीन वाटर सिस्टम आपने पढ़ा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी बनेगा। इथेनॉल प्लस वाटर विल नॉट फॉर्म अ कंजुगेट सोल्यूशन, दे विल मिक्स इन ईच अदर इन ऑल द प्रोपोर्शंस, ठीक है। आप किसी भी प्रोपोर्शन में इन दोनों को मिक्स करेंगे, दे विल डेफिनेटली डिसॉल्व। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व। किसका डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व होता है। तो इसका आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं, जिसके साथ जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है, वो अगर जिसके पास मौजूद हो, उसका डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व होता है। क्योंकि जब एक टेम्परेचर पर उसके पास वाटर रिमेन रहता है, फिर अगले टेम्परेचर पे उसके पास वो वाटर नहीं होते हैं, तो जो सॉल्युबिलिटी कर्व होता है वो इसका डिफरेंट बनता है। याद रखें, सॉल्युबिलिटी कर्व क्या है। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। इसको हम हेनरीज लॉ भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर 9 में। उसमें यह कि आपके पास टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट होता है। इस तरह इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं, उसको हम सॉल्युबिलिटी कर्व कहते हैं। तो जिसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसका डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कभी उसका बढ़ता है, कभी कम होता है, ठीक है, इसका इरेगुलर होता है। तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड टाइम्स 6H2O विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपके पास उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ डैश वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वन फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, बोथ ए एंड बी एंड लास्ट में नन ऑफ दिस। तो आपको सुक्रोज का स्ट्रक्चर आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल होता है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन, बोथ ए एंड बी, ठीक है। सुक्रोज में एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में आपके पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं, तो इससे सुक्रोज बनता है, ठीक है। सुक्रोज को हम ट्रांसपोर्ट शुगर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स हार्नेस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड टर्न इट इनटू। फोटोसिंथेसिस इस तरह प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सिंपली केमिकल एनर्जी होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में हमारे पास बनते हैं ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो ग्लूकोज केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, aqueous solution of glucose boils at 100.52 degree centigrade. The solution contains option A 180 grams of glucose in 1 liter of water, 90 ग्राम, 18 ग्राम और लास्ट में 3.6 ग्राम है। तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं इधर। ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये हमने पढ़ा है, ठीक है। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़े थे, ठीक है। इसका देख लेते हैं, डेल्टा टी जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो के बी मल्टीप्लाई बाई एम होता है, ठीक है। के बी क्या है, दिस इज मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। ये आपके पास एक कांस्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, एम का मतलब है मोलैलिटी। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आपके पास के बी लगेगा, ठीक है। के बी क्या है, के बी इज द मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब के बी फॉर वाटर जो होता है वो 0.52 केल्विन
kg पर मोल होता है, ठीक है। तो अब देख लें, आप वैल्यूज पुट करें, चेंज इन टेम्परेचर देखें डेल्टा टी क्या आएगा। वैसे जो डेल्टा टी आपके पास टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है, 100 पे। अब आपको क्या दिया है, 100.52, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या है, 0.52, ठीक है। और केबी भी 0.52 है। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो मोलेलिटी की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। व्हेन मोलेलिटी इज इक्वल टू 1, इट मींस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो 1 मोल आपके पास जो होता है वो 180 ग्राम्स के बराबर होता है, और 1 किलोग्राम ऑफ वाटर आपके पास 1 लीटर ऑफ वाटर के बराबर होता है, सही है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देख लें, तो 1 kg अगर आप वाटर उठाएंगे वो 1 लीटर के बराबर होगा, ठीक है, अगर प्योर वाटर उठाएंगे। सो इट कंटेन्स 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इन 1 किलोग्राम और 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। आपको क्वेश्चन की उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, मोलर मास ऑफ H2SO4 सिंपली कैलकुलेट कर देंगे, SO और जो हाइड्रोजन की मोलर मासेस है उनको आप ऐड करेंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 98 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हनी बी स्टिंग इज डैश इन नेचर। जो हनी बी स्टिंग होता है वो किस तरह होता है नेचर में, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, या न्यूट्रल होता है, या फिर बोथ ए एंड बी, तो हो ही नहीं सकता। एक चीज़ एसिडिक और बेसिक मतलब डिफरेंट कंडीशन में तो हो सकती है, लेकिन एट अ टाइम एसिडिक एंड बेसिक नहीं हो सकती, ठीक है। अब वाटर देखें, वाटर कभी एसिडिक होता है कभी बेसिक, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट्स विच आर रिएक्टिंग विद वाटर, ठीक है। तो एट अ टाइम आपके पास एक ऑब्जेक्ट बेसिक एंड एसिडिक नहीं हो सकता, डिफरेंट कंडीशंस में वो डिफरेंट तरह का बिहेवियर शो कर सकता है। तो हनी बी स्टिंग क्या होता है नेचर में, वो एसिडिक होता है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। इसको आप गूगल करेंगे तो हनी बी स्टिंग आपको एसिडिक इन नेचर आपको दिखाएगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अ बेस सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड। एक इस तरह बेस जो वाटर में सॉल्युबल होता है वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, सिंपली आपको पता है अल्कली कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके बाद है केमिकल फार्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है, देख लें आप, Na2CO3 टाइम्स 10H2O, NaCO3 5H2O, Na3CO4 2 H2O, एंड लास्ट में Na24CO5 15H2O। तो इसका आपको पता है, आपने देखा होगा, जो वॉशिंग सोडा होता है इसका फार्मूला Na2CO3 टाइम्स 10H2O होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक्ड बाय कैलकुलेटिंग। एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो आप अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं देखते बिल्कुल इसमें, अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट इन एक्सेस को भी नहीं देखते, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, बिल्कुल जितना आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इससे आप एफिशिएंसी मालूम करेंगे। यानी एफिशिएंसी आपके पास हमेशा आउटपुट बाय इनपुट होती है, यानी आप जितना इनपुट दे रहे हैं उस हिसाब से आउटपुट कितना आ रहा है। तो इसके लिए लिहाज से देख लें तो इसका करेक्ट ऑप्शन अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, नेफ्थलीन इज फाउंड इन विच फिजिकल स्टेट। नेफ्थलीन किस फॉर्म में होता है, किस फिजिकल स्टेट में होता है, सबको पता है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड फॉर्म में होता है नेफ्थलीन। आपके पास जो मार्केट होती है उसमें आपको नेफ्थलीन, आप उसे बताएं नेफ्थलीन मुझे दे दे, तो आपको सॉलिड फॉर्म में नेफ्थलीन दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 हमने कर लिया। इसके बाद है नेफ्थलीन वाला भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स आर नोन फॉर द एलिमेंट हुज मैसेज आर मल्टीपल ऑफ। किन एटम्स के, किन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनके मल्टीपल क्या, जो किस नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। तो आप देख लें, ऑप्शन 8 दिया हुआ है, 6, 4 और 2। तो इसका इस तरह है, जो पीरियोडिक टेबल में आप देख लें सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स जो है वो जीनॉन के हैं, ठीक है। जीनॉन के सबसे ज़्यादा 36 उसके हैं, आइसोटोप्स की 36 है, ठीक है। तो हम देख लें वो 6, 4 और 2 तीनों के मल्टीपल्स बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखें इसका करेक्ट ऑप्शन 2 बनेगा, क्योंकि वो आइसोटोप्स हमारे पास स्टेबल होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वो बराबर होते हैं। तो अक्सर हमारे पास पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स जिसका जो एटॉमिक मास होता है वो 2 का मल्टीपल होता है, तो उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं वो तकरीबन बराबर होते हैं। तो उसके जितने भी आपके पास बनेंगे इसके आइसोटोप्स वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, इसका कॉन्सेप्ट ये है। तो इसका 2 ऑप्शन आप याद रखें अगर आ गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच वन इज अ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या है, फ्री रेडिकल आपको पता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम एक फ्री रेडिकल कहते हैं। तो H2O में नहीं होता एक फ्री इलेक्ट्रॉन, OCl2 में भी नहीं होता, Br2O3 में भी नहीं होता। लास्ट में N2O आप देख लें, N2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो देखें O के साथ जब नाइट्रोजन शेयर करेंगे तो N2O आपके पास एक फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। Br2O3, OCl2, H2O ये फ्री रेडिकल्स नहीं है, N2O इज अ फ्री रेडिकल।
क्वेश्चन नंबर 37 है फिल्टर मीडिया आर यूज फॉर फिल्ट्रेशन डिपेंडिंग अपॉन। जो फिल्टर मीडिया जो होता है, फिल्टर मीडिया क्या है? वो सब्सटेंस जिसमें जो फिल्ट्रेशन सिस्टम में वो फिल्ट्रेशन के लिए काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप फिल्टर पेपर देखें तो ये फिल्टर पेपर आपके पास एक फिल्ट्रेशन मीडिया है, ठीक है। तो फिल्टर मीडिया आर यूज फॉर फिल्ट्रेशन डिपेंडिंग अपॉन, हम किस तरह से, मतलब आप अब कौन सा फिल्टर पेपर चूज करेंगे जब आप फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली जिस तरह आप जिस सब्सटेंस को आप फिल्टर कर रहे हैं उस हिसाब से आप फिल्टर पेपर या फिल्टर मीडिया फिर चूज करेंगे। क्योंकि अगर आपको पता है उसमें बड़े बड़े चीजें हैं, जो आप जिस सोल्यूशन को, जिस मिक्सचर को आप फिल्ट्रेट करें उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, तो आप उसमें जो फिल्टर मीडिया होगा उसमें बड़े बड़े पोर्स आप उठाएंगे। तो फिल्टर मीडिया डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स को, कि आप किस तरह नेचर के रिएक्टेंट्स को आप उसको सेपरेट करना चाह रहे हो फिल्ट्रेशन के जरिए से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है विच वन इज सेफेस्ट एंड रिलायबल मेथड ऑफ ड्राइंग क्रिस्टल। क्रिस्टल्स को हम किस तरह से ड्राई करते हैं, तो इसका ऑप्शन है वैक्यूम डेसिकेटर, ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये बेस्ट तरीका है। क्वेश्चन नंबर 39 है द एसिड दैट इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? सबको पता है एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। ऑक्सैलिक, नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होते, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। द सोडियम कार्बोनेट इज, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सिंपली सबको पता है, एक सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस, ये वो एक साल्ट है, ठीक है। साल्ट क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। साल्ट में भी टाइप्स होते हैं आपके पास, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, लेकिन जब सोडियम कार्बोनेट की बात की जाए तो वो न्यूट्रल होता है, वो एसिड, अल्कली या बेस नहीं है, वो एक न्यूट्रल साल्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है फिजिक्स के क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज 27 न्यूटन पर कूलम एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 14 जॉल्स पर कूलम। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब इसमें आप देख लें ऑप्शंस आपके पास फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में दिए गए नहीं है, तो हम सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। देखिए आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, सोर्स चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये, और यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है, ठीक। इस पॉइंट पे आपने कैलकुलेट करना है, यहाँ से चार्ज से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। इस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू दी गई है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी वैल्यू दी गई है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो पता है, V इज इक्वल टू ई डी, डी इज इक्वल टू वी अपॉन ई। तो आप वैल्यूज पुट करें तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आपको मिल जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। तो दिस वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आप चेक करें यहाँ पर 0.5 मीटर, ऑप्शन बी विल बी हियर द करेक्ट वन, ठीक है। इसके बाद देख लें क्वेश्चन नंबर 42 है द ट्रांजिस्टर हैज अ कलेक्टर करंट ऑफ 12 मिली एम्पेयर एंड अ बेस करंट ऑफ 45 माइक्रो एम्पेयर। व्हाट इज द करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर? देखें आपके पास बेस करंट से कम करंट आ रहा है माइक्रो एम्पेयर्स में, और जो कलेक्टर करंट है वो 12 मिली एम्पेयर, वो ज्यादा हो रहा है। तो करंट गेन आपने किस तरह फाइंड करना है, इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। देखिए कलेक्टर करंट क्या होता है, IC से हम शो करते हैं, वो 12 मिली एम्पेयर आपको दिया गया है, और बेस करंट IB जो है वो आपके पास 45 माइक्रो एम्पेयर है। तो करंट गेन क्या होता है, IG, ये सिंपली करंट गेन हमेशा आउटपुट बाय इनपुट होता है, ठीक है। तो इसके हम पहले इमीटर करंट फाइंड करेंगे कि इमीटर करंट से कितना करंट आ रहा है, क्योंकि हम ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ठीक है। देखिए आपके पास एक ट्रांजिस्टर, इसमें एक इमीटर, बेस और ये कलेक्टर है आपके पास, तो बेस कॉमन है, कॉमन बेस हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिए इसके फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर में आपने पढ़ लिए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर में था, कि जो IE होता है इमीटर करंट, वो बराबर होता है IC माइनस IB, ठीक है। IC माइनस IB, क्योंकि आपको पता है जो कलेक्टर करंट होता है वो IB प्लस IE के बराबर होता है, यानी बेस करंट और इमीटर से जितने आएगा वो कलेक्टर करंट बनेगा। तो इससे आप IE फाइंड करेंगे, IC माइनस IB, वैल्यूज आप पुट करेंगे, आपको आंसर पता चल जाए। करंट गेन क्या होगा, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट आपके पास क्या है, आउटपुट है आपके पास 12 मिली एम्पेयर कलेक्टर करंट, और बेस करंट आपको 45 माइक्रो एम्पेयर दिया गया। तो आप आउटपुट बाय इनपुट करेंगे तो आपके पास 266.6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 266.6 विल बी द करेक्ट वन। अब देख ले 1 पीटा इज इक्वल टू, 1 पीटा किसके बराबर होता है? 1 पीटा आपने पढ़ा होगा, देखिए याद रखने वाला क्वेश्चन है, 10 टू द पावर ऑफ 15 इज नोन एज 1 पीटा, ठीक है। फिर है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मिनिमम व्हेन दे आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नल या फिर एंटी पैरेलल। स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कब मिनिमम होता है? अब देख लें जब आपके पास परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर आता है, ठीक है। लेकिन जब आप पैरेलल रखते हैं फिर मैक्सिमम होता है। तो जब एंटी पैरेलल होते हैं तो उसका मिनिमम आता है, माइनस में आ जाता है, याद रखें 0 इज ग्रेटर देन माइनस, ठीक है। तो मिनिमम जो होगा वो एंटी पैरेलल के केस में आएंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 45 है द लेंथ ऑफ अ रूलर इज 45 सेंटीमीटर एट 15 सेंटीमीटर द वेट ऑफ 10 न्यूटन इज हैंग्ड द मोमेंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड एट 35 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए इसके ऑप्शंस मैंने लिखे भी नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत दिया गया है। द लेंथ ऑफ रूलर इज 45 सेंटीमीटर एट 15 सेंटीमीटर अ वेट ऑफ 10 न्यूटन इज हैंग। कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी, 15 सेंटीमीटर पे आपने वेट को हैंग किया है। द मोमेंट ऑफ फोर्स 35 सेंटीमीटर पे मोमेंट ऑफ फोर्स का पूछ रहा है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क को कहते हैं। तो टॉर्क आपके पास इस तरह नहीं क्वेश्चन बन सकता। फिर आगे फिर दोबारा व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ फोर्स, आपको सारी चीज़ें मिक्स करके दी गई हैं, इस तरह क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। इसमें इन सफिशेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 फिर से आगे इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद 43 है, अब आगे जाते हैं 46 पे। अ लोड ऑफ 7 kg इज लिफ्टेड अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज फ्रॉम द फ्लोर for a distance of 12 मीटर at a constant speed. What is the gravitational potential energy gained by the load? ठीक है, आपको लोड दिया गया है कि उसको हमने 12 मीटर तक कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर की जानिब हमने उठा दिया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, ठीक है। अब आपने पोटेंशियल एनर्जी का सिंपली हम सोल्यूशन देख लेते हैं। मास आपको दिया गया है, हाइट दी गई है, पोटेंशियल एनर्जी पीई क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास टाइम्स जी टाइम्स एच। आप वैल्यूज पुट करेंगे 840 जूल्स आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देख लें 840, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 साउंड वेव्स ट्रांसफर। साउंड वेव्स क्या ट्रांसफर करते हैं, आपको पता है वेव्स क्या ट्रांसफर करते हैं, वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, इसके अलावा कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है विच वन इज नॉट द ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स कौन सा नहीं होते हैं, आप देखें वाटर वेव्स ट्रांसवर्स होते हैं, ठीक है। इसमें मोमेंट ऑफ वेव्स और जो मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं ट्रांसवर्स वेव्स के केस में। माइक्रोवेव्स आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो ये भी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। रोप वेव्स ये भी ट्रांसवर्स वेव्स है, क्योंकि हम रोप रस्सी में जो हम वेव्स बनाते हैं वो ट्रांसवर्स, तो इसका ऑप्शन डी वेव्स ऑन स्प्रिंग्स के अंदर जो वेव्स होते हैं वो ट्रांसवर्स नहीं होते। याद रखें स्प्रिंग्स में भी ट्रांसवर्स बन सकते हैं, लेकिन वेव्स में हम जनरली जब वेव्स बनाते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है अ नॉर्मल पर्सन कैन हेयर साउंड्स बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ। एक नॉर्मल पर्सन कितनी फ्रीक्वेंसीज को हेयर कर सकता है, तो सबको पता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। Question number 50 है an 8-volt battery is connected to 3 resistors R1 and R2 are in series and R3 is in parallel to R1 and R2 in parallel to the battery. The current flowing from source is 0.4 ampere. What will be the current flowing in R3 resistor which is 26 ohms? ठीक है, आप इंफॉर्मेशन पढ़ लें एक दफ़ा, इसके हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। देख लें आपके पास एक R1 है एक R2 है, ठीक है। इसी तरह ये दोनों सीरीज में, R3 इसके साथ पैरेलल में, और ये बैटरी 8 वोल्ट्स की लगी हुई है। ये कह रहा है कि यहाँ से 0.4 एम्पेयर का करंट जा रहा है, ठीक है, 0.4 एम्पेयर। तो यहाँ पर R3 में जो कि 26 ओम के बराबर है, R3 में कितना करंट होगा, तो आपको पता है यहाँ पर इन दोनों के केसेस, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, तो इतना इसके जो पॉइंट से ये पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो 8 वोल्ट्स के बराबर होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो देखें V इज इक्वल टू I3 R3। I3 क्या है, वो करंट जो R3 में फ्लो कर रहा है, तो V इज इक्वल टू IR होता है, तो हम यहाँ पर I3 R3 कर रहे हैं। I3 बराबर होगा V बाई R3, ठीक है। V आपको दिया गया है और R3 भी दिया गया है, आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.3 एम्पेयर करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है द फंक्शन ऑफ द सॉफ्ट आयरन सिलेंडर विच इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट इज इन अ डीसी मोटर। डीसी मोटर में जो हम सॉफ्ट आयरन सिलेंडर रखते हैं वो किस लिए होता है, वो आपको पता है ना कि जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर होता है वो मैग्नेटिज्म में हम अक्सर यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर्स में भी सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, क्योंकि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन, टू इंक्रीज द इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ठीक है, आईएमएफ लिखा है, इसको इग्नोर कर दें। टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर नहीं होता, टू मूव द कॉइल इन वन डायरेक्शन इस तरह भी नहीं है, टू द इंक्रीज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल ये नहीं होता, टू इंक्रीज द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 52 है वाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस टॉर्क इन सैटेलाइट बिकॉज टॉर्क इज, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं है टॉर्क प्रोड्यूस कराने के लिए। तो टॉर्क के लिए देखें, टॉर्क होता है R क्रॉस F, जो डिस्टेंस और जो मोमेंट आर्म होता है और फोर्स, उनके बीच में आपके पास 90 का एंगल होना चाहिए, ठीक है, R क्रॉस F।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसमें आपके पास ज़ीरो बनता है, ठीक है, इसमें ज़ीरो होता है। टॉर्क चूंकि ज़ीरो होता है वहाँ पर ज़ीरो इसलिए प्रोड्यूस नहीं कर सकता। यहाँ पर डिग्रीज की बात हम करेंगे ही नहीं, ठीक है। टॉर्क ज़ीरो होता है इसलिए वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और ज़ीरो क्यों टॉर्क होता है? आर और एफ के दरमियान जो एंगल है उसमें 0 डिग्री है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अलोंग द लाइन जो उनको सेंटर्स को मिला रही है उस लाइन के अलोंग लगती है, ठीक है। तो आपके पास टॉर्क यहाँ पर 0 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, इफ द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिमेन्स कांस्टेंट देन द बॉडी इज मूविंग विद। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये देखिए आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर उसकी स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है, आप देखिए इसकी स्लोप कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रही, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, ठीक है। इसमें सेम इंटरवल्स पे सेम चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। याद रखें, अगर एक लाइन हम यहाँ पर बिल्कुल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल हम ड्रॉ करें, उसकी भी स्लोप कंटिन्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन वो स्लोप 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि स्लोप कांस्टेंट है या 0 है, ठीक है, स्लोप सिर्फ लिखा है कि कांस्टेंट है। तो फिर हम ये वाला कंसिडर करेंगे और इसका करेक्ट ऑप्शन एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये देखें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकता, वेरिएबल भी नहीं, नेगेटिव वेरिएबल, और लास्ट में जो ए ऑप्शन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो कांस्टेंट हो तो इसका मतलब है वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रही थी, ठीक है। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54, इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री विद इनिशियल वेलोसिटी v, देन वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी। अब आप देख लें, इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। आप पहले खुद ट्राई करें कि इसका सोल्यूशन फाइंड करें। तो ये देखें, आपके पास एक ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के साथ जो है वो उसको हमने प्रोजेक्ट किया गया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसकी 45 डिग्री है और ये वेलोसिटी v1 है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है हाईएस्ट पॉइंट के पास, हाईएस्ट पॉइंट पर इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी। तो देखें, जो एक्स एक्सिस होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो आपके पास कंजर्व्ड रहता है, वो उसकी चेंज नहीं आता उसमें। तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट में वर्टिकल मोशन 0 हो जाएगा और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन होगा। हॉरिजॉन्टल मोशन आपको पता है v नॉट cos थीटा के बराबर होता है। सिंस हॉरिजॉन्टल मोशन रिमेन्स द सेम, सो वी एच मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगी वो v1 cos थीटा यानी v1 cos 45 के बराबर होगी। cos 45 के पास 1/√2 होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन v1/√2 होगा। तो ये देख लें, आपके पास v/√2 बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये मैंने रूट वगैरह लिख दिए, मुझे टाइपिंग के इतना वो नहीं आ रहा था, रूट का सिंबल मैं नहीं ड्रॉ कर पा रहा, तो मैंने रूट लिख दिया, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है v/√2 ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसको आप फिलहाल जो टाइपिंग वगैरह इसको इग्नोर कर दें, आप टेस्ट भी करीब है तो टाइपिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। हम टेस्ट पे फोकस करेंगे ताकि हम जितना कोशिश करें इन पास्ट पेपर से जितना कोशिश करें हम जो मटेरियल उसको हम गेन करें ताकि हम टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, डायमेंशंस ऑफ लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर आपको पता है, लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर एक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो लाइट एक पूरे साल में तय करती है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। तो लाइट ईयर की जो डिस्टेंस के जो डायमेंशंस होंगे वही लाइट ईयर का डायमेंशन होगा। तो लेंथ विल बी द डायमेंशन ऑफ एल, जो कैपिटल एल है वो डायमेंशन होगा लाइट ईयर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन किन पेयर्स का है? वर्क एंड पावर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वर्क जो है वो एनर्जी और वर्क के सिमिलर होते हैं, ठीक है। और पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम, तो इनका नहीं हो सकता। मोमेंटम एंड इम्पल्स देखें, इनका सेम होगा बिल्कुल। मोमेंटम एंड इम्पल्स देखें, मोमेंटम इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, जो चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स कहते हैं सिंपली, बस। तो मोमेंटम एंड इम्पल्स के बिल्कुल सेम डायमेंशंस होंगे। न्यूटन सेकंड्स की डायमेंशंस आप उठा रहे हैं, उन दोनों की डायमेंशंस यही होंगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फोर्स एंड टॉर्क नहीं हो सकता, क्योंकि टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है। टॉर्क एंड पावर भी नहीं हो सकता, क्योंकि टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है, और पावर जो होता है ये आपके पास वर्क डिवाइडेड बाय टाइम होता है, ठीक है। टॉर्क एंड पावर नहीं, मोमेंटम एंड इम्पल्स, ठीक है, क्योंकि इम्पल्स आपके पास चेंज इन मोमेंटम होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म एंड हिज हैंड्स लोवर्ड, he suddenly outstretches his arms, whether there will be change in angular momentum। एंगुलर मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा क्या नहीं आएगा? अब देखें, आपको पता है दो लॉज आपने पढ़े हैं जो कि यूनिवर्स के हर जगह पर अप्लाई होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमेशा हर जगह पर कंजर्व रहते हैं, ठीक है। तो जब ये बंदा एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो अपने आर्म्स को आउटस्ट्रेच करता है, ठीक है, बाहर निकाल देता है, तो इससे एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है एक
एक स्टेटमेंट हमने पढ़ी है इसके बारे में, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में जब तक एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो इट मींस रिमेन्स कांस्टेंट, ये सही होगा, ठीक है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, क्योंकि चेंज की बात करें तो चेंज जीरो होगा, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन उठाया गया। क्वेश्चन नंबर 58 है द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटाइनोड, नोड एंड एंटाइनोड के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है, आपको पता है, इधर देख लेते हैं डायग्राम में। देखें ये आपके पास नोड है, ये भी नोड, तो ये पूरा डिस्टेंस जो है ये यहाँ से एक नोड से लेकर फिर आगे जहाँ पर ये बंदी हुई है, ये पूरा एक वेवलेंथ है। नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस λ/2 आ जाएगी, नोड एंड एंटाइनोड के अंदर λ/4 आ जाएगी, ठीक है। 1/4 ऑफ द हाफ ऑफ द वेवलेंथ, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। फिर है 59, इफ R1 इज इक्वल टू 10 किलो ओहम एंड R2 इज इक्वल टू 100 किलो ओहम देन द गेन ऑफ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में होता है कि जो R2 होता है वो ज्यादा होता है, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है V इज इक्वल टू IR, तो जब हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उसका वोल्टेज भी बढ़ेगा, एम्पलीफाई करेंगे हम उसको। तो एम्पलीफायर में आपके पास हमेशा याद रखें आउटपुट जो आपके पास गेन होता है वो आउटपुट बाय इनपुट होता है, तो आउटपुट आपके पास 100 किलो ओहम डिवाइड बाय 10 किलो ओहम करेंगे तो इसका आंसर 10 आएगा, ठीक है। इसकी यूनिट्स नहीं होंगे, गेन के कभी भी यूनिट्स नहीं होते या इफिशिएंसी की यूनिट्स नहीं होते, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा 10। फिर देखें यहाँ पर लिखा है गेन इज इक्वल टू एम्पलीफिकेशन, ये आउटपुट बाय इनपुट 100 डिवाइड बाय 10 कर लें तो 10, और इसकी नो यूनिट्स, कोई यूनिट्स के नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन, इंडक्टर एनर्जी कहाँ पर स्टोर करता है, तो सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है एनर्जी को। बायोलॉजी की तरफ आते हैं 61, द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स व्हिच कैटलाइजेस अ बायोकेमिकल रिएक्शन एंड रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड। इस तरह जो बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं वो सिंपली सबको पता है, ऑप्शन डी एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और यूज नहीं होते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस एंजाइम कंट्रोलिंग सेलुलर रिस्पिरेशन आर प्रेजेंट, ठीक है। कहाँ पर एंजाइम कंट्रोलिंग जो सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो ये आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, तो इसमें ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। Question number 63, an activated enzyme consisting of polypeptide chain and a cofactor is called holoenzyme, activated enzyme, both A and B and apoenzyme। जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर जिसके साथ होता है उसके हम होलो एंजाइम कहते हैं, और होलो एंजाइम एक एक्टिवेटेड एंजाइम होता है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, बोथ ए एंड बी, ठीक है। इसको हम एक्टिवेटेड एंजाइम या फिर होलो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है विच फॉर्म इज द रॉ मटेरियल फॉर कोएंजाइम। रॉ मटेरियल क्या होता है कोएंजाइम्स के लिए, रॉ मटेरियल्स आपके पास दिए गए हैं विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लास्ट में मेटल्स दिया गया है। तो रॉ मटेरियल्स जो कोएंजाइम्स के लिए होते हैं वो आपके पास वाइटामिन्स होते हैं, ठीक है। वाइटामिन्स जो FAD और NAD आपने कोएंजाइम्स पढ़े हैं वो वाइटामिन्स होते हैं, तो ये इसके रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है। ये याद रखें, बायोलॉजी में अक्सर इस तरह याद रखने वाले क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है हॉर्नवर्ड्स आर इंक्लूडेड इन सब क्लास। ये देखें आप, आपको अगर याद हो तो ये आप करेक्ट कर देंगे, ठीक है। हॉर्नवर्ड्स किसके साथ ताल्लुक रखते हैं, ये हेपेटिकोसीडा से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। लिवर वर्ड्स, हॉर्नवर्ड्स एक लिवर वर्ड्स है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हेपेटिकोसीडा। क्वेश्चन नंबर 66 है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स इज द सिंपलेस्ट वन। कौन सा जो ब्रायोफाइट है वो सबसे सिंपलेस्ट है, तो याद रखें, ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है। मॉसेस जो होते हैं वो सबसे सिंपल आपके पास ब्रायोफाइट्स होते हैं, बाकी स्पोर्स, एंथोसियर्स एंड पोलीट्राइकम ये ज़रा एडवांस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखने वाले क्वेश्चन, ये आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपकी मेमोरी में ये पढ़े हैं तो आप इसको करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन इज रिच सोर्स ऑफ। जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन जो होता है वो किस चीज़ का रिच सोर्स होता है, तो जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन इज रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है। ऑक्सीजन जो पोलन ग्रेन होता है जर्मिनेट हो रहा होता है उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर है 68 प्लेसेंटा पासिस आउट थ्रू वेजाइना। जब बर्थ हो जाती है तो प्लेसेंटा कहाँ से जो वेजाइना से पास होती है कितने टाइम बाद, 10 to 20 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स आफ्टर बर्थ, 10 to 30 और 10 to 45। ये भी आपको बुक्स में लिखा मिल जाएगा, 10 to 45 मिनट्स आफ्टर द बर्थ प्लेसेंटा कम्स आउट थ्रू वेजाइना। याद रखें अगर प्लेसेंटा बच जाता है, वहाँ पर रह जाता है उसके अंदर, यूट्रस के अंदर, इससे बहुत नुकसान हो सकते हैं, ये वेजाइना से निकल जाना चाहिए 10 to 45 मिनट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 69 है आइडेंटिकल गेमीट्स आर आल्सो नोन एज। आइडेंटिकल गेमीट्स को हम आइसोगेमीट्स कहते हैं, ठीक है, याद रखने वाली चीज़ें। 70 है एंड और कंप्लीट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। एंड और कंप्लीट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना,
बंद एंड हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं, मेनोपॉज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, मेनू एंड इन फर्टिलाइजेशन ओव्यूलेशन इसके साथ ताल्लुक नहीं रखते, तो सी ऑप्शन मेनोपॉज विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 71 है क्लॉक इन प्लांट फॉर मेजरिंग ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस इज प्रोवाइडेड बाय। अब देखें डार्कनेस की बात करिए, तो डार्कनेस में इस तरह होता है कि रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ P660 टू P730 ये नहीं होता, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ P700 टू P730 ये भी नहीं होता, रेट ऑफ P73 टू P660 कन्वर्जन, बिल्कुल सी ऑप्शन। याद रखें आपके पास जो फाइटोक्रोम्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आपके पास फाइटोक्रोम्स हैं, वो जब कन्वर्जन करते हैं P730 से P660 के अंदर, तो ये हमें क्लॉक बताते हैं, ठीक है, टाइम बताते हैं डार्कनेस का, ठीक है, डार्कनेस। अगर लाइटनेस की बात करें तो फिर 660 टू 730 होगा, ऑप्शन ए फिर करेक्ट होगा। यहाँ पर चूंकि डार्कनेस की बात हो रही है तो सी ऑप्शन, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ फाइटोक्रोम 730 टू फाइटोक्रोम 660 कन्वर्जन विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 72 है सर्टेन वेरी प्रिसाइज इन्वायरमेंटल क्यूज आर रिक्वायर्ड फॉर। इन्वायरमेंटल क्यूज जो इशारे होते हैं, इन्वायरमेंटल कुछ फैक्टर जो इंपॉर्टेंट होते हैं किस चीज़ के लिए, सीड डोमेंसी के लिए, पॉलिनेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए या सीड फॉर्मेशन के लिए। तो सीड जर्मिनेशन आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके लिए मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल क्यूज चाहिए होते हैं, इशारे मतलब उनके लिए ज़रूरी होते हैं। सीड जर्मिनेशन के लिए आपके पास कुछ फैक्टर्स मस्ट होते हैं, तो उसमें सीड जर्मिनेशन करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स मोर एनर्जी इन एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन में कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी यील्ड करता है, तो आपको पता है जो लिपिड्स होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी देते हैं, तो लिपिड्स में आप देखें ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 इन हायर प्लांट्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से प्लांट्स लेते हैं, सिंपली इन्वायरमेंट से। जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनऑर्गेनिक है वो प्लांट कहाँ से रिसीव करता है, इन्वायरमेंट से, ठीक है। अब यहाँ पर वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है लेकिन आपने कंसंट्रेशन रखनी है, ठीक है। आप इन सवालात का आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए या आपको आइडिया कम से कम लग जाएगा कि आप किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है आरएनए हैज नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल इंस्टेड ऑफ। आरएनए में यूरेसिल की जगह क्या होता है, सिंपली थायमिन होता है, ठीक है। 76 है लाइसोसोम्स आर बाउंड बाय अ थिन मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन एंड नन ऑफ द अबव। लाइसोसोम्स में एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, सी ऑप्शन। 77 द रेडिश कलर ऑफ द एलजी इज ड्यू टू। अभी आपको याद रखना होगा, एलजी चैप्टर में हमने पढ़ा है, एलजी में आपके पास फाइकोएरिथ्रिन की वजह से आपके पास एलजी का कलर रेड होता है, ठीक है। हमने जो एलजी के टाइप्स पढ़े हैं ना, रेड एलजी वगैरह में, तो रेड एलजी में आपके पास फाइकोएरिथ्रिन होता है, ठीक है ना, उनका कलर रेड होता है ड्यू टू फाइकोएरिथ्रिन। क्वेश्चन नंबर 78 है ट्रेक्योफाइट्स हैव सेल्स कॉल्ड। ट्रेक्योफाइट्स में कौन से सेल्स होते हैं, फाइलम तो सेल्स होते ही नहीं। साइलोप्सिडा भी आपके पास एक पूरा क्लास है, ठीक है, ट्रेकीड सेल्स हैं, ठीक है, और लाइकोप्सिडा भी एक सब क्लास है। तो ट्रेकीड सिंपली आपके पास सेल्स नजर आ रहे हैं, तो सी द करेक्ट ऑप्शन। तो ट्रेक्योफाइट्स में आपके पास ट्रेकीड्स होते हैं, बाकी तीन जो ऑप्शन दिए हैं वो सब क्लासेस हैं, वो सेल्स नहीं है, ठीक है। 79 है इम्नियोटिक सेक इज फिल्ड विद फ्लूइड। इम्नियोटिक सेक में कौन सा फ्लूइड होता है, ठीक है। जो फ्लूइड होता है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है, प्रोटेक्शन के लिए, शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए, न्यूट्रिशन, या बोथ ए एंड बी। तो जो इम्नियोटिक फ्लूइड होता है वो प्रोटेक्शन भी करता है और शॉक एब्जॉर्प्शन भी करता है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 80 है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल प्राइमरी फॉलिकल्स, सेवरल इंटरस्टिशियल सेल्स, oocytes एंड लास्ट में ओवन दिया गया। तो जो एफएसएच होता है वो सेवरल प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं, ठीक है ना, उनको डेवलप करता है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। 81 है ट्रेकीड्स आर फाउंड इन जाइलम एज। ट्रेकीड जाइलम में किस फॉर्म में होते हैं, बंडल केप्स, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 82 है नाइडेरियंस एंड एनालिड्स हैव। नाइडेरियंस एंड एनालिड्स में कौन सा स्केलेटन होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है उसमें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। 83 है रूट्स रिस्पॉन्स टुवर्ड्स ग्रेविटी इज डिस्प्ले ऑफ। रूट्स चूंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक है। 84 है आउटर कवरिंग ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड। वैक्यूल का जो आउटर कवरिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, ऑप्शन ए याद रखने वाला है, ठीक है। 85 है ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस इज कॉल्ड। इस तरह ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है। ये सी ऑप्शन सब बिल्कुल इजी है। 86 है द ग्रोथ ऑफ स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ। जो स्टेम या रूट का जो इंक्रीज होता है, ठीक है, ग्रोथ जो करते हैं, ठीक है, वो किस वजह से करते हैं, तो लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, गर्थ मेरिस्टम, या फिर नन ऑफ द अबव। द ग्रोथ ऑफ स्टेम और रूट दो तरह से हो सकते हैं, या तो विड्थ में हो सकते हैं या फिर
जो है लेंथ में। अगर वो लेंथ में इंक्रीज करें तो फिर वो आपके पास पता है आपको जो पहला वाला काइंड ऑफ मेरिस्टम होता है, ठीक है, वो उससे होता है। लेकिन लेटरल मेरिस्टम में आपके पास गर्थ में या विड्थ में आपके पास इंक्रीज आता है। एपिकल की वजह से जो आप फर्स्ट काइंड ऑफ मेरिस्टम है एपिकल, उसमें लेंथ में इंक्रीज आती है, ठीक है। लेटरल से आपके पास गर्थ में इंक्रीज आती है। तो लेटरल मेरिस्टम को हम गर्थ मेरिस्टम भी कहते हैं, इंटरकैलर मेरिस्टम भी नहीं है। तो नन ऑफ द अबव होता है। यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई ही नहीं किया कि किस तरह कौन सी ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया तो डी ऑप्शन है। रूट जो होते हैं, ठीक है ना, अगर गर्थ की बात करते हैं तो फिर लेटरल मेरिस्टम या फिर गर्थ मेरिस्टम ठीक होता है, ठीक है। यहाँ पर नन ऑफ द अबव, डी विल बी द करेक्ट वन। 87 है टेंडन्स कनेक्ट। टेंडन्स क्या करते हैं, अब आपने याद रखना है, टेंडन्स कनेक्ट करते हैं मसल को, बोन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह है हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द लीफ, लीफ में किस तरह, थ्रू स्टोमेटा इंटर करता है। 89 द टफ बैंड क्लियर कवरिंग ओवर आइरिस एंड पीपल दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द आई इज। तो सबको पता है कॉर्निया जो होता है वो एक टफ बैंड है, ठीक है, जो कि आई को प्रोटेक्ट करता है। 90 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट प्रेजेंट, इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। होना चाहिए नॉट, जो पहला वाला नॉट इसको आप हटा लें, इसको इग्नोर कर दें। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा जो सेल वॉल होता है वो प्लांट्स में तो होता है लेकिन एनिमल्स में नहीं होता, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। फिर है विच वन इज फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस में सबसे लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज होता है, ठीक है, और ए ऑप्शन सही है। 92 है इनर लाइनिंग ऑफ माउथ एंड इसोफेगस आर कवर्ड विद। जो इनर लाइनिंग ऑफ माउथ एंड इसोफेगस होता है ये आपने याद रखना है, फर्स्ट ईयर में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन सी जो स्क्वामस एपिथेलियम होता है ये कवर्ड होता है, ठीक है। इसोफेगस एंड माउथ जो होता है ये स्क्वामस एपिथेलियम से भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है इन वेस्कुलर प्लांट्स फ्लोएम कंटेन। वेस्कुलर प्लांट्स में जो फ्लोएम होते हैं उसमें क्या होते हैं, सीव ट्यूब्स या ट्रेकिड एंड वेसल। याद रखिए ट्रेकिड्स एंड वेसल्स जाइलम से ताल्लुक रखते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सीव ट्यूब्स होगा, ठीक है। सीव ट्यूब्स फ्लोएम का हिस्सा है। 94 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। प्लांट और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है, तो देखें बोथ हैव सेल वॉल, ये नहीं है, ठीक है, बोथ सेल वॉल नहीं होता। बोथ हैव फिक्स शेप, दोनों की फिक्स शेप भी नहीं होते। एनिमल्स हैव फिक्स शेप, ये भी नहीं है। प्लांट सेल्स हैज मेनी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल में मेनी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होते, सिर्फ एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल है, तो डी ऑप्शन सही है। 95 ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन एनालिड्स। एनालिड्स में ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन क्या है, तो एनालिड्स में हमारे पास नेफ्रीडिया होता है। ग्रीन ग्लैंड जो है आपके पास अरेक्निड्स में होता है, जिसमें स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स आते हैं। किडनीज जो हैं वो मैमल्स में, ठीक है ना, हमारे अंदर किडनीज हैं। मेल्फिजियन टिब्यूल्स जो होते हैं वो आपके पास कॉकरोच में होते हैं, ठीक है। फिर है 96 का देख लेते हैं द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 97 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल डिसीजेस। बैक्टीरियल डिसीजेस कौन से हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, कोलेरा एंड टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस। 98 है विच इज लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, लिवर है, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, लार्जेस्ट ऑर्गन भी है। 99 है विच ऑफ द सेल हैज नो न्यूक्लियस। कौन से सेल का न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी से सबको पता है, ठीक है, जो मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है, आपके पास इराइथ्रोब्लास्ट जो होते हैं, ठीक है, इराइथ्रोसाइट्स, इराइथ्रोब्लास्ट जब इराइथ्रोसाइट्स में बनते हैं उनको आरबीसी के, तो उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें 95% हीमोग्लोबिन होता है। 100 है फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन क्या है, तो सिंपली बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कंडक्ट वाटर एंड फूड। वाटर एंड फूड को वो कंडक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास 100 क्वेश्चंस जो एचईसी का 2019 का पेपर है यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद है आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। वीडियो लेंथी हो गई लेकिन इसका आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। तो आप कोशिश करें जो एचईसी का पेपर आ रहा है उसके लिए तैयारी करें। टाइम हमारे पास कम बचा हुआ है। इंशाल्लाह जो फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री है उनके लिए हम एक इस तरह वीडियो बनाएंगे जिसमें काफ़ी फॉर्मूले होंगे और जहाँ से प्रोबेबिलिटी होगी कि क्वेश्चंस वहाँ से ज़्यादा आ जाएं, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसी तरह एक और पास्ट पेपर अगर टाइम हमें मिल गया, असल में टाइपिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उसको पहले टाइप करना, फिर उसको अरेंज करना, सोल्यूशन उसका देखना, ठीक है ना, फिर उसके पिक्चर लेना, यहाँ पर काफ़ी टाइम ले लेता है। तो अगर पॉसिबल हो सका तो इंशाल्लाह एक और पास्ट पेपर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि पास्ट पेपर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक पास्ट पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन उसको हमने 4-5 पार्ट्स में किया हुआ है, उसको भी आप जाके चेकआउट कर दें, उसको सॉल्व करें, इंशाल्लाह उसका भी काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। इसी तरह आप तैयारी जारी रखें, इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।